1905 की तकसीम ने सिर्फ बंगाल को नहीं बल्कि बड़े सगीर की सियासत का रुख भी बदल दिया था। अब हिंदू और मुसलमान मजहबी उमूर के साथ साथ सियासी तौर पर भी अलग सिमतों में बढ़ने लगे थे। लेकिन क्या यही वो मोड़ था जहां से पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद रखी जाने लगी? आखिर जुदागाना इंतखाबात क्यों मुतारिफ करवाए गए? जलियांवाला बाग में ऐसा क्या हुआ जिसने लाखों हिंदुस्तानियों की सोच बदल दी? और भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका? आखिर वो इस धमाके से पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते थे? आज की एपिसोड में हम इन्हीं तारीखी वाकयात को समझेंगे जिन्होंने ब्रिटिश राज की सियासत का पांसा पलट दिया। तो आइए शुरू करते हैं। बियॉन्ड एहतिशाम के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 1909 में बरतानवी हुकूमत ने माल्ले मंटो इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। उन इस्लाहात का मकसद हिंदुस्तानियों को महदूद सियासी नुमाइंदगी देना था, लेकिन उसमें एक नई शिक्ल जुदागाना इंतखाबात का निज़ाम भी शामिल किया गया। उस निज़ाम के तहत मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे, जबकि हिंदू वोटर हिंदू उम्मीदवारों को मुंतखब करते थे। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये निज़ाम मुख्तलिफ तबकों को नुमाइंदगी देने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक ये बरतानवी हुकूमत की पुरानी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है, जिसके जरिए हिंदुस्तानी अवाम को एक दूसरे से दूर रखा जा सकता है। दूसरी तरफ बहुत से मुसलमान रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि एक ऐसे मुल्क में जहां मुसलमान अक़लियत में है, जुदागाना इंतखाबात उनकी सियासी आवाज़ को महफूज रखने का जरिया है। ये इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर की सियासत का एक बड़ा मसला बन गया। दोस्तों, उसी दौरान दुनिया एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही थी, और वो था पहली जंग अजीम, जो कि 1914 में शुरू हुई। बरतानिया भी उस जंग में शामिल था और उसे हिंदुस्तान से फौजी, माली और सियासी मदद की शदीद ज़रूरत थी। हज़ारों हिंदुस्तानी फौजियों ने बरतानवी फौज के साथ मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ी, लेकिन हिंदुस्तानी रहनुमाओं की उम्मीद थी कि जंग के बाद बरतानिया हिंदुस्तान को ज़्यादा सियासी एख्तियारात देगा। उसी पस मंज़र में 1916 में एक अहम सियासी वाक़या पेश आया, जिसे तारीख में लखनऊ पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। ये वो लम्हा था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक मुश्तरका सियासी मौक़िफ़ पर करीब आईं। कांग्रेस बरतानवी हुकूमत से खुद हुकूमती एख्तियारात का मुतालबा कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के सियासी हुकूक और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहां थी। दोनों जमातों ने महसूस किया कि अगर वो मुत्तहिद होकर मुतालबात पेश करेंगी तो बरतानवी हुकूमत पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा। उस मुआहदे के तहत हिंदुस्तानियों की कानून साज कौंसलों में नुमाइंदगी बढ़ाने का मुतालबा किया गया, और एक अहम बात यह भी थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात के उसूल को भी कबूल कर लिया। नाज़रीन, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक ऐसा लम्हा था जिसे बाद में बरसगीर की सियासत का अहम मोड़ समझा गया। लेकिन फिर उसी साल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अंदर तक हिला दिया। एक ऐसा वाक़या जिसके बाद लाखों लोगों के दिलों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा मजीद शदीद हो गया। हुआ कुछ यूं कि 1919 में बरतानवी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट नामी एक कानून नाफिज किया। उस कानून के तहत बरतानवी हुकूमत को यह एख्तियार हासिल हो गया था कि वो किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। हिंदुस्तानी अवाम के नज़दीक ये कानून उनके बुनियादी हुकूक पर हमला था। पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए। उन्हीं एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पंजाब के शहर अमृतसर में हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। 13 अप्रैल 1919 को लोग वहां पुरअमन एहतजाज के लिए मौजूद थे। मर्द, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब अपने गुस्से और एहतजाज का इजहार करने के लिए वहां आए थे। लेकिन फिर बरतानवी फौज का अफसर जनरल रिजनाल्ड डायर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। बगैर किसी वार्निंग के उसने नहत्ते लोगों पर फायरिंग का हुक्म दे दिया, और चंद ही मिनटों में जलियांवाला बाग की जमीन खून से रंग गई। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। दोस्तों, उस वाक़ये ने हिंदुस्तान के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि बरतानवी हुकूमत ताकत के जोर पर अपना इक़्तिदार बरकरार रखना चाहती है। हिंदू, मुसलमान और सिख हर तबके में गुस्से की एक नई लहर पैदा हो गई, और यही वो वक्त था जब हिंदुस्तान की सियासत एक और बड़े मोड़ में दाखिल होने वाली थी, जो आगे चलकर एक नई इनकलाबी तहरीक का सबब बनी। एक ऐसी तहरीक जिसके एक नौजवान रहनुमा ने बरतानवी हुकूमत को चैलेंज करते हुए तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। उस नौजवान का नाम था भगत सिंह।
दोस्तों 1920 की दहाई में बरसगीर के नौजवानों में एक नई सोच पैदा हो रही थी। बहुत से नौजवानों का ख्याल था कि सिर्फ सियासी मुज़ाकरात और एहतजाज से आज़ादी हासिल करना मुश्किल है। उनके मुताबिक बरतानवी हुकूमत ताकत की जुबान समझती है, इसीलिए उसे इसी अंदाज में जवाब देना होगा। और उसी सोच के तहत एक इनकलाबी तंजीम HSRA सामने आई। उस तंजीम से वाबस्ता नुमाया नामों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शामिल थे। उनका मानना था कि सिर्फ एहतजाज और मुतालिबात से आज़ादी हासिल नहीं होगी, बल्कि बरतानवी हुकूमत को ये एहसास दिलाना होगा कि हिंदुस्तानी अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। उसी सोच के तहत इनकलाबियों ने कई जुर्रतमंदाना कार्रवाइयाँ की। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया, जिसमें सरकारी खजाने को निशाना बनाया गया ताकि इनकलाबी तहरीक के लिए वसाइल हासिल किए जा सकें। और उधर बरतानवी हुकूमत भी हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल पर गौर कर रही थी। उसी मकसद के लिए 1927 में साइमन कमीशन तश्कील दिया गया। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले उस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। यह खबर फैलते ही पूरे बरसगीर में एहतजाज शुरू हो गया। कमीशन जहां भी जाता एक ही नारा गूंजता, साइमन गो बैक। उन्हीं एहतजाजों के दौरान लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, जिसमें मारूफ रहनुमा लाला लाजपत राय शदीद जख्मी हुए और चंद हफ्तों बाद वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। उस वाक़े ने नौजवान इनकलाबियों को झंझोर कर रख दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने उसे कौमी तौहीन समझा और बदले के तौर पर बरतानवी अफसर जॉन सैंडर्स को कत्ल कर दिया। लेकिन भगत सिंह का मकसद इंतकाम लेने के साथ साथ पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद सुनाना भी था। और उसी मकसद से 1929 में उन्होंने बटुक ईश्वर दत्त के साथ मरकजी कानून साज असेंबली में कम शिद्दत के 2 बम फेंके। उनकी नीयत किसी को कत्ल करना नहीं थी, बल्कि जैसा कि वो खुद कहते थे, बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद दोनों फरार होने के बजाय वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और इसके बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तवील मुकदमे के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। नाजरीन, वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनकी कुर्बानी ने उन्हें बरसगीर की तारीख के सबसे नुमाया इनकलाबी रहनुमाओं में शामिल कर दिया। उधर सियासी महाज पर भी हालात तेजी से बदल रहे थे। हिंदुस्तानियों ने फैसला किया कि अब सिर्फ बरतानवी हुकूमत के आईनी मंसूबों का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि हिंदुस्तानी खुद अपने मुस्तकबिल का आईनी खाका तैयार करेंगे। उसी मकसद के लिए मोतीलाल नेहरू की सरबराही में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान को डोमिनेंट स्टेटस देने और एक मजबूत मरकजी हुकूमत कायम करने की तजवीज दी गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा एख्तिलाफ सामने आया। मुसलमान रहनुमाओं का ख्याल था कि अगर मजबूत मरकज कायम हुआ तो हिंदू अक्सरियत की वजह से मुसलमानों के सियासी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। खास तौर पर जुदागाना इंतखाबात का मसला एक बड़ी रुकावट बन गया। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ था कि मुसलमानों की सियासी शनाख्त और नुमाइंदगी को महफूज रखने के लिए ये निज़ाम ज़रूरी है। उसी एख्तिलाफ के जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। उन नुकात में वफाकी निज़ाम, सूबाई खुद मुख्तारी और मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक मजबूत मरकजी हुकूमत का नजरिया ज्यादा मकबूल था और यूं 1930 की दहाई से पहले ही बरसगीर की सियासत में 2 मुख्तलिफ रास्ते वाज़े होना शुरू हो गए थे। एक तरफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी थी और दूसरी तरफ ये सवाल भी शिद्दत एख्तियार कर रहा था कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम कैसा होगा। क्या हिंदू और मुसलमान एक ही सियासी निज़ाम में अपने एख्तिलाफ़ात खत्म कर सकेंगे या ये एख्तिलाफ़ात आने वाले वक्त में एक नई तारीख रकम करेंगे? क्योंकि अब बरसगीर एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाला था जहां एक तरफ गांधी की क़यादत में आज़ादी की एक नई तहरीक शुरू होने वाली थी और दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह रास्ता तलाश कर रहे थे। अगली एपिसोड में हम जानेंगे कि 1930 के बाद आज़ादी की जद्दोजहद किस तरह एक नए मरहले में दाखिल हुई। इलाहाबाद एड्रेस, गांधी का सॉल्ट मार्च, गोलमेज कॉन्फ्रेंस और वो फैसले जिन्होंने बरसगीर के मुस्तकबिल को आज़ादी का रास्ता दिखाया। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।